Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take up Laplace transformation. This is part of ordinary differential equation. ठीक है, we already discussed this part. Okay, this part has been discussed. Second order linear equation with constant coefficient, complementary functions, partial integral and general solution. This has also been taken care of. Second order linear equations with variable coefficient. Second order linear equations with variable coefficients. This we have discussed. We have discussed 4 methods. ठीक है. And then Cauchy-Euler equation we have taken, the homogeneous equation, determination of complete solution when one solution is known using method of variation of parameter. This also we have discussed. Laplace, this part is remaining. Laplace and inverse Laplace transforms and their properties. Okay, Laplace transforms of elementary functions. ठीक है. Elementary in the sense sine trigonometric functions, exponential functions, polynomial functions, all these are elementary functions. ठीक है, जिनको कि एक compact form में we can represent. Application of initial value problem for second order linear equation with constant coefficient. मतलब इस टाइप की कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, n और प्लस a1d प्लस a3 y equals to some r which is function of x. तो इसको solve, how to solve this with the help of Laplace transformation. इससे बड़े रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से. ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान है. विल डिस्कस दैट एज वेल. तो सिलेबस में मेंशन है कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगे. ठीक है, बट आई थिंक 2020 में पूछा है जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट है. ठीक है, सो वो भी विल सी कि वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे तो भी क्या. वेरिएबल कोएफिशिएंट में उस टाइप से वेरिएबल होंगे कि वो आसानी से हो जाए, या इस टाइप से होगी इक्वेशन कि दैट कुड बी रिड्यूस टू द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, जैसे कि कोची आइलर में हम करते थे. ओके, so let's discuss this now. First let us see what is this Laplace transform. Okay, so देखो Laplace transform है क्या. Laplace transform, ठीक है. so देखा जाए तो this is a type of integral transform. इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं. मान लो कोई भी फंक्शन है एक, let f t be a piecewise continuous function or in an interval a comma b where a b belongs to R of course, then integral transform of ft, we denote this like this, is defined as minus infinity to infinity kernel which will be function of p and t and function ft dt. दिस इज हाउ वी डिफाइन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो के पी टी है, के इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड टी. दिस इज नोन एज कर्नेल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म, जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. ठीक है, और एफ टी तो फंक्शन है टी का. टी इज ऑफकोर्स वेरिएबल है यहाँ पे. ठीक है, ये पी जो है ये कांस्टेंट है. दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स और रियल, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो बस यही चीज़ें हैं. अब देखो ये तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गया. हमें सिर्फ लाप्लास से, जो हमारे सिलेबस में वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो इफ जो कर्नेल हमने डिफाइन किया, इसको इफ वी टेक ई पावर माइनस पी टी. ठीक है, देन जो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एफ टी, वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. अच्छा, इसको थोड़ा इस टाइप से डिफाइन करना पड़ेगा. दिस इज फॉर व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0 and 0 when t is less than 0. This is for t greater than equals to 0. तो ये हमारे पास कर्नेल एंड फंक्शन
इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। सो इसको वी कैन ब्रेक लाइक कि माइनस इन्फिनिटी से 0 कर्नेल इंटू एफ टी डी टी प्लस 0 से इन्फिनिटी कर्नेल एफ टी डी टी, राइट। सो देखो ये पार्ट तो क्योंकि कर्नेल हमने डिफाइन किया, अब वी आर अप्रोचिंग टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फॉर दैट वी हैव डिफाइंड कर्नेल की ई पावर माइनस पी टी होगा फॉर पॉजिटिव टी एंड 0 होगा फॉर नेगेटिव टी। सो यहाँ पे तो टी नेगेटिव है तो ये हो गया 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो गया अगर विद इन लिमिट्स वी आर डूइंग दैट, ठीक है। प्लस ये 0 से इन्फिनिटी कर्नेल इज ई पावर माइनस पी टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 एफ टी टी टी। So this is integral transform ft when kernel is e power minus t, and this is known as a Laplace transform. Laplace transform, ठीक है, and denoted by Laplace of ft, ठीक है। कैपिटल एफ ले लो, स्मॉल कुछ ऑथर्स स्मॉल एफ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो p हमने लिया है, जैसे ये जो p कांस्टेंट लिया है, ये कुछ ऑथर इसको स्मॉल एस भी लेते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सो लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज डिफाइंड एज 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, बस ये अब हमें याद रखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। ओके, अब देखो इसके एग्जिस्टेंस की बात करें, ये एग्जिस्ट कब करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। इसके लिए पहली कंडीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विच वी डिनोट बाय एल ऑफ एफ टी, एल फॉर लाप्लास, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट फंक्शन f is piecewise continuous, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन इज function f t is of exponential order, exponential order, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, देन वी से दैट इफ above two conditions are fulfilled, then LFT exists, ठीक है। Also a function ft is said to be of class A if above two conditions are satisfied, ओके। सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर कोई भी फंक्शन एफ टी है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है एंड वो जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, तो हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है वो क्लास ए का है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर अगर फंक्शन करता है, देन वी से कि वो फंक्शन क्लास ए का है। और अगर कोई फंक्शन क्लास ए का है तो उसका लाप्लास एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट, ये लाप्लास एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि ये जो राइट हैंड साइड में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस शुड एग्जिस्ट, इट शुड कन्वर्स। विल डिस्कस इन कैलकुलस इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, उनके एग्जिस्टेंस की कंडीशंस क्या है वो सब। तो यहाँ पे बस वो अप्लाई करके वी हैव टू सी कि ये जो राइट हैंड में इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। देन वी से कि लाप्लास एग्जिस्ट करता है, और ये कन्वर्ज करेगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एफ टी पीस वाइज कंटिन्यूस एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। और इन अगर एक लाइन में बोले तो फंक्शन जो है क्लास ए का होना चाहिए, और क्लास ए का मीनिंग ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो अब देखो इसमें ये चीज़ें तो हमने बोल दी, पर है क्या चीज़ ये पीस वाइज कंटिन्यूस है क्या। पीस वाइज कंटिन्यूस,
इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और मान लो कि हमने इंटरवल ले लिया ए कोमा बी, ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो इसको हमने फाइनाइट इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, मान लो 1 2 3 4 5 इस टाइप कुछ, मान लो इसको बोल दो कि T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn, इस टाइप के इंटरवल में डिवाइड कर दिया इसको। सो जैसे अगर ये इंटरवल लें T1 T2, अगर ये इंटरवल लें तो इसके बीच में जो फंक्शन है एफ टी वो कंटिन्यूस होगा। बेसिकली हर इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। देन वी से दैट फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, ठीक है, फिर इस इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड सो ऑन। ज़रूरी नहीं है कि T1 और T2 पे फंक्शन कंटिन्यूस हो। ये बेसिकली पॉइंट t equals to T1 T2 and so on Tn are points of finite discontinuity। ये फाइनाइट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का के बारे में आई हो डिस्कस इन रियल एनालिसिस प्लेलिस्ट, वहाँ पे आए हो इनफैक्ट explained that what is discontinuity and what are the type of these discontinuous. There is removable discontinuity and then there are discontinuity of first kind and second kind, ठीक है। some author defined a mixed kind as well, ठीक है। so finite discontinuity means discontinuity जो है finite टाइप की है। कहने का मतलब है कि फंक्शन जो है एफ टी वो t टेंस टू जो भी लिमिट है हमारी, मान लो टी नोर, लिमिट t टेंस टू टी नोर, जो एफ टी है ये कुछ फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। एम इज नॉट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी, वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मीन्स फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है। सो देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हर इंटरवल में, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है, ठीक है। सो दैट मीन्स अ फंक्शन एफ टी इज piecewise continuous in interval a b if it is continuous in subintervals, finite subintervals of ab, i.e. ft is continuous in t1 t2 t2 t3 and so on tn minus 1 tn, ठीक है। and points t1 t2 and so on tn are points of finite discontinuity। कहने का मतलब ये हुआ कि दी यहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे अगर T1 T2 इंटरवल ले लिया जाए, तो यहाँ पे जो लिमिट t टेंस टू T1 प्लस इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी वो फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसे ही लिमिट t टेंस टू T2 माइनस, भाई इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एफ टी, दैट शुड बी फाइनाइट, ठीक है। देन वी से कि जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो ये तो पहली चीज़ होगी, ओके। जैसे कि डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन, मान लो एफ टी डिफाइन कर दिया हमने, लेट्स से टी बिलोंग्स टू 2 से 4 तक, तो डिफाइन कर दिया टी, या 0 से 4 कर दो, टी 0 से लेके 1 तक, लेट्स से हमने डिफाइन कर दिया 2, और 1 से लेके 2 तक हमने डिफाइन कर दिया इसको 3, 2 से लेके 3 तक हमने डिफाइन कर दिया इसको 4, और 3 से लेके 4 तक हमने इसको डिफाइन कर दिया 0, ठीक है। देन टी इक्वल्स टू
0 पे तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो कंटिन्यूस है, 1 पे डिसकंटिन्यूटी है इसकी, 2 पे है, 3 पे है. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन द सेंस की जो लिमिट है t टेंस टू जो 1 प्लस देखेंगे हम, एफ टी 1 प्लस मतलब t ग्रेटर देन 1, सो वो 3 है, वो फाइनाइट आ रही है. ऐसे ही लिमिट t माइनस देखेंगे, 1 माइनस, तो वो 2 आएगा, ये भी फाइनाइट है. ठीक है. सो डिसकंटिन्यूस का जो डिफरेंस है अगर वो फाइनाइट है तो वी से कि वो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है. सो यहाँ से वी कैन से फर्दर जो फंक्शन हमारा है एफ टी इज कंटिन्यूस इन 0,1, 1,2, 2,3 and 3,4. So it is piecewise continuous in 0,4. ओके, आई होप इट क्लियर है. जैसे अगर कोई ये बोले कि ये फंक्शन मान लो हमने डिफाइन कर दिया एफ टी इक्वल्स टू 1/रूट या टी पावर 1/4 वेयर टी इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. तो दिस इज नॉट पीसवाइज कंटिन्यूस, नॉट पीसवाइज कंटिन्यूस फॉर 0 टू इन्फिनिटी. अगर ये इंटरवल लें, अगर 1 से इन्फिनिटी लेंगे तो पीसवाइज कंटिन्यूस हो जाएगा, पर 0 से इन्फिनिटी में इट वॉन्ट बी पीसवाइज कंटिन्यूस. ठीक है. ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी अगर अपन देखेंगे तो दिस विल बी infinity, this will approach toward infinity, but then this is infinite discontinuity. But our condition is that function should have only finite discontinuity at the points जो भी सब इंटरवल है, जैसे 0 से 1 ले या 1 से 2, तो ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, पर इनफाइनाइट है. सो दिस इज नॉट ए पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, आई होप क्लियर है. अब देखो इसमें ये जो कंडीशन हमने डिस्कस की है ना, ये कि फंक्शन जो है वो लाप्लास एग्जिस्ट करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. सो दीज आर ओनली सफिशिएंट कंडीशंस, सफिशिएंट कंडीशंस, दे आर नॉट नेसेसरी. मतलब अगर ये होगा तो लाप्लास एग्जिस्ट करेगा ही, बट ये नहीं होगी तब भी लाप्लास एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तब भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज दे आर नॉट नेसेसरी, सफिशिएंट कंडीशंस ओनली, नॉट नेसेसरी. ठीक है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके. अब एक चीज़ और जो हमने इसमें यूज़ किया है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. वो क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. अब देखो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है. अ फंक्शन एफ टी इज said to be of exponential order alpha if e power minus alpha t f t modulus is less than m, where m is finite real number. ठीक है. and alpha also real number. A function f t is said to be of exponential order alpha if this condition is satisfied. ठीक है. so this is the definition of exponential order. जैसे अगर कोई पूछे, एग्जांपल देख लेते हैं. अगर एफ टी हमें मान लो और एक्स क्यूब ले लिया, तो मान लो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमें देखना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब देखो इसमें ई पावर माइनस एल्फा टी इंटू एक्स क्यूब, इस ये देखना है. तो इसकी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी अगर देखा जाए, मीन्स फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ टी देखा जाए, तो देखो ये क्या होगा. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी क्यूब ले लो, एफ टी टी क्यूब होगा, टी वेरिएबल ले रहे हैं. ठीक है. एक्स एफ एक्स लेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा. सो दिस विल बी टी क्यूब डिवाइड बाई ई पावर एल्फा टी.
So this is infinity by infinity form. Let us say that alpha is greater than 0 here. So L hospital अप्लाई कर सकते हैं, 3t स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा ए अल्फा टी बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। सो अगेन दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो फिर एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो 6t डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। फिर दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो फिर एल हॉस्पिटल लगा देंगे। So this will be 6 divided by alpha cube e power alpha t, and t tends to infinity, so 6 divided by infinity, this will approach to 0, ठीक है। So when t is approaching towards infinity, भाई एफ टी को देख के ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, टी क्यूब है, ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो अगर ग्रेटर वैल्यूज ऑफ टी के लिए फंक्शन बाउंडेड है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी, इसका मॉडुलस विल बी लेस देन वन, ठीक है, लेस देन सम पर्टिकुलर नंबर एम। So यहाँ पे we can say that एफ टी ई पावर माइनस एल्फा टी मॉडुलस इज लेस देन एम, बिकॉज दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो। और ये ऐसा भी देख सकते हैं, देखो एफ टी हमने एक्स क्यूब लिया, टी क्यूब लिया, दिस विल बी लेस देन ई पावर थ्री, ठीक है। और वी कैन से दैट ई पावर माइनस थ्री टी से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी टी क्यूब लेस देन वन, ठीक है। और वी कैन से मॉडुलस ई पावर माइनस थ्री टी टी क्यूब इज लेस देन एम वन, सो एम यहाँ पे वन हो गया। सो e x t cube is of एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा इसका, ये जो नंबर है यहाँ पे जो अल्फा था वो थ्री है, ठीक है। टी क्यूब इज फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर थ्री, आई होप समझ में आता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर एफ टी जो है वो टी स्क्वायर है एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो, कमेंट ऑन इट्स एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ओके। या मान लो जनरलाइज कर दो, मान लो एफ टी को टी पावर एन ले लिया, वेर एन इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन जीरो, तो इस केस में क्या होगा, इस पे भी कमेंट, ठीक है। तो ये सब है। अब जैसे अगर इसका जो है नेगेटिव एग्जांपल देखा जाए, मीन्स कि जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं होगा, मान लो एफ टी ले लिया ई की पावर टी स्क्वायर ले लिया, तो देखो इस केस में क्या है, अगर ई की पावर माइनस एल्फा टी ई पावर टी स्क्वायर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी देखेंगे, फिर एल्फा इज ग्रेटर देन जीरो ऑफ कोर्स, तो दिस वॉन्ट अप्रोच टू ए फाइनाइट नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको वी कैन राइट ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइड बाई ई की पावर एल्फा टी एंड लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। सो अब इसको क्या कर सकते हैं कि टू टी ई पावर टी स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन, और दिस इज एल्फा ई पावर एल्फा टी, टी टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ओके। सो ये फिर अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो रहा है, ओके। या इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी पावर फोर प्लस सो, या ऐसा कर देते हैं इसको, क्योंकि ऐसे तो इसका कुछ होना है नहीं, ये तो इन्फाइनाइट सीरीज बन जाएगी वैसे तो, मीन्स इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाएगी। तो इसको व्हाट वी कैन डू, ई पावर टी स्क्वायर माइनस एल्फा टी ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। सो नाउ लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ई टी को अगर बाहर ले लें, सो टी माइनस एल्फा,
वो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ से भी कैन से देखो एल्फा जो पॉजिटिव नंबर है बट ये कुछ फाइनाइट नंबर है, ई पावर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, सो ई पावर इन्फिनिटी हो गया, सो दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सो दिस फंक्शन जो है ये चीज़ बाउंडेड नहीं हो सकती, ठीक है, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ टी। सो एफ टी इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। अब देखो लाप्लास जो हमने डिस्कस कर लिया कि लाप्लास के लिए दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो क्लास ए का होना चाहिए इनफैक्ट। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि पीसवाइज कंटिन्यूटी क्या होती है, और दूसरी चीज़ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। ओके, अब हम लेंगे कि स्पेशल जो एलिमेंट्री फंक्शंस है उनका लाप्लास इज आल्सो इन आवर सिलेबस, राइट। अच्छा, फिर एक चीज़ मैंने ये भी बताई कि ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन थी, जो क्लास ए होना एफ टी का नेसेसरी नहीं थी, ठीक है। तो उसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एफ टी को अगर आई टेक 1 पावर टी पावर 1/3 where t is greater than 0, then of course ft is not piecewise continuous, is limit t tends to 0 ft approach towards infinity, ठीक है। so this won't be piecewise continuous, still its Laplace transformation exists, so the conditions we discuss are only sufficient, they are not necessary। जैसे अगर लाप्लास ऑफ 1 t पावर 1/3 देखेंगे तो दिस विल बी 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह 1/t पावर 1/3 हो गया डी टी, और दिस कैन बी रिटन एज 0 से इन्फिनिटी टी पावर -1/3 ई पावर माइनस पी टी डी टी, ठीक है। और p इज ग्रेटर देन 0, अच्छा इसमें जनरली p इज ग्रेटर देन 0। अब ये तो जो है दिस इज गामा फंक्शन, इनफैक्ट इसमें अगर देखो पी टी को इफ आई पुट जेड देन डी टी विल बी 1/p डी जेड, सो दिस विल बी 0 से इन्फिनिटी टी की जगह वी कैन राइट z/p पावर -1/3 ई पावर माइनस जेड डी टी इज डी जेड/p, सो 0 से इन्फिनिटी z पावर -1/3 ई पावर माइनस जेड डिवाइड बाई p पावर 2/3 डी जेड, ठीक है। अब गामा फंक्शन की एक डेफिनेशन है जो वी मस्ट बी नोइंग, गामा एन इज डिफाइंड एज 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स एक्स पावर n-1 dx, वेर n इज रियल नंबर, जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव होना चाहिए एक्चुअली, n ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। या हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, ओके। ऐसे एक बीटा फंक्शन होता है, बीटा एम एन इज डिफाइंड एज 0 से 1 एक्स पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n-1 dx। ये दोनों विल डिस्कस इन कैलकुलस एट लेंथ, बिकॉज यहाँ इनसे क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक बीटा फंक्शन का क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली, ठीक है, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलस, और यहाँ पे भी लाप्लास में तो बहुत यूज़ है इस गामा का, तो ठीक है। तो ये हो गया, तो अब देखो ये गामा फंक्शन से कंपेयर करें यहाँ पे, तो e की पावर माइनस एक्स वाला पार्ट है, n-1 की जगह यहाँ पे क्या है -1/3 है, so n can be written as 1-1/3, that is 2/3, so this is nothing but 1 p power 2/3 and gamma 2/3, so which is a finite number, ठीक है। तो वी कैन से कि इसका जो लाप्लास है 1/t की पावर 1/3 वो एग्जिस्ट करता है, जबकि दिस फंक्शन इज नॉट पीसवाइज कंटिन्यूस, ओके। सो दिस इज टू शो दैट द कंडीशन फॉर f to be class A is not necessary, that is only sufficient, ठीक है।